हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट के कमर्शियल लॉ का एक चैप्टर है, पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए, और लगभग हर वर्ष इस चैप्टर में से एक प्रश्न 16 नंबर का लगभग हर वर्ष आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है आपके लिए। पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता। जैसा कि इस फ्रेज से ही हमें क्लियर है कि कौन अनुबंध कर सकता है, उनके बारे में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो अनुबंध करने के योग्य हैं, जिनके पास में योग्यता है, या दूसरे शब्दों में जो अनुबंध करने के लिए अलाउड हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम कहता है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम के अनुसार वयस्क आयु का है और जो स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा वह किसी राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं है। ये जो आपके स्क्रीन पर 3 लाइनें दिख रही हैं, इसमें कुछ शब्द आपके अंडरलाइंड हैं। सबसे पहला, संबंधित राजनियम, जहाँ वो रह रहा है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका, जहाँ पर कुछ नियम उसके ऊपर लागू हो रहे हैं, उन नियमों में से कुछ नियम ऐसे होंगे जो उसकी वयस्कता को निर्धारित करते हैं। तो वहाँ के राजनियम के अनुसार वो व्यक्ति वयस्क यदि है तो अनुबंध करने की क्षमता रखता है। एक और दूसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए स्वस्थ मस्तिष्क का। स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो अनुबंध करते समय अनुबंध से होने वाले प्रभावों को समझता है, उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए लाभदायक होगा, उसके लिए अनुबंध हानिकारक होगा, क्या होगा, उसके ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, जो अनुबंध उसके हितों पर प्रभाव डालता है, अगर वो उसे समझने में सक्षम है तो हम कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क का है। और तीसरी कंडीशन है कि वह किसी राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं हो। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कानून के द्वारा अगर अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ है, मान लीजिए किसी ने कोई गलत कार्य किया हुआ है, कोई अवैध कार्य किया है, किसी ने चोरी की है, डकैती की है और उसको सजा हुई है, तो उस राजनियम के द्वारा वो व्यक्ति अयोग्य घोषित है। तो ये जो स्थिति है आपकी, 3 तरह की क्वालिफिकेशन किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए दे रखी है जो कि अनुबंध करने के लिए योग्य होता है। नीचे स्लाइड में देखिए, एक तरफ योग्यताएं लिखी हैं, एक तरफ अयोग्यताएं लिखी हैं। वयस्क आयु का, स्वस्थ मस्तिष्क, किसी भी राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं। अगर इसी को उलट दें आप, अयोग्यताएं हो जाएंगी, ये वो व्यक्ति हैं जो अनुबंध करने के योग्य नहीं है। अवयस्क आयु का व्यक्ति, वयस्कता से कम उम्र का व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति, मस्तिष्क वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अनुबंध से पड़ने वाले प्रभावों को नहीं समझ सकता है। और तीसरा, किसी राजनियम ने उसे अयोग्य घोषित कर रखा है कि वो अनुबंध नहीं कर सकता। भारतीय वयस्कता अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 2 तरह की कैटेगरी हम वयस्कता के लिए रखते हैं। पहला है सामान्यतः वयस्कता की आयु, दूसरा संरक्षक की दशा में। पहली स्थिति में देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष प्राप्त कर लिए हैं, सामान्य परिस्थितियों में वयस्क हो जाता है। सामान्य परिस्थितियों का मतलब ये है कि जो दूसरी स्थिति में नहीं है। पहले दूसरी को देखिए, संरक्षक जिनके नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिनकी व्यक्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए या उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए न्यायालय ने संरक्षक नियुक्त किया हो, तो वह व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही वयस्क होगा। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति मीन्स हम ये मान कर चलें कि 18 साल से छोटा व्यक्ति, ऐसा बालक जिसके माता पिता किसी दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है और जिनकी देखभाल के लिए कोर्ट ने संरक्षक नियुक्त किया है, जिनकी संपत्ति की देखभाल के लिए कोर्ट ने संरक्षक नियुक्त किया है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु में जाकर ही वयस्क होगा। तो जिनके लिए विशेष कैटेगरी नहीं है, वो सारे के सारे सामान्य स्थिति में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वयस्क हो जाते हैं। ये भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार है। दूसरी स्थिति देखिए,
कि हम ये जो 18 वर्ष या 21 वर्ष की आयु को वयस्कता के लिए मान रहे हैं, तो जो 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति हैं, क्या वो अनुबंध कर ही नहीं सकते? उनसे संबंधित कुछ वैधानिक नियम हैं, जिन नियमों की व्याख्या करना बहुत आवश्यक है। हमें समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं है या 21 वर्ष से कम उम्र का है, या हम कानून की दृष्टि से कहें तो वो अवयस्क है, जिसने वयस्कता की आयु अभी अटेन नहीं की है, प्राप्त नहीं की है, तो उसके साथ यदि कोई अनुबंध किया जाए तो कौन कौन से नियम होंगे जो ऐसे अनुबंधों पर लागू होते हैं। हम अवयस्कों के साथ ये विशेष वैधानिक नियम इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि कानून ये चाहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम आयु का है, जिसकी समझ कम है, जो अनुबंध के हितों को समझने में अभी पूरी तरह सक्षम नहीं हुआ है, उसे कोई वयस्क व्यक्ति अनुबंध करके हानि ना पहुंचा दे, उसकी सुरक्षा को, उसकी संपत्ति की सुरक्षा को किसी तरह से कोई परेशानी न उत्पन्न कर दे। इसलिए हम कुछ विशेष रूप से वैधानिक नियमों की यहाँ पर स्थिति को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अवयस्क के साथ अगर हम अनुबंध करते हैं तो कौन कौन से वैधानिक नियम लागू होते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है। हमने जिस चैप्टर में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे, उसमें एक जगह ये भी था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थ अनुबंध, ऐसा अनुबंध जिसमें कानून दोनों ही पक्षकारों की किसी तरह कोई सहायता नहीं करता है। अगर अवयस्क के साथ कोई अनुबंध किया जाएगा तो व्यर्थ ही नहीं, पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा। स्पेसिफिकली इसे अंडरलाइन किया है कोर्ट ने कि आपको अवयस्क के साथ अनुबंध करना ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ किया गया हर अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है। इसको और समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, जिसकी सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। उस वाद का नाम है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। इस केस की कुछ चीज़ें आप देखिए, उसके हिसाब से हम लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे, कोर्ट ने निर्णय क्या दिया और इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, धर्मदास एक अवयस्क व्यक्ति था। उसने अपनी संपत्ति को प्रतिवादी ब्रह्मदत्त के पास बंधक रखकर 20,000 रुपये कर्ज लेने के लिए ठहराव किया। उसे पैसे चाहिए थे और उसने ब्रह्मदत्त के पास पहुंचा और उससे वो पैसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। 8,000 रुपये उसे नगद मिल भी गए, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि ब्रह्मदत्त को पता था कि ये बालक जो है अभी वयस्क नहीं हुआ है और इसके साथ अनुबंध नहीं करना चाहिए। तो उसने अपने वकील से बात की, तो वकील ने उसे एक सलाह दी कि ये अवयस्क व्यक्ति है और इस व्यक्ति से अगर हम स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं कि ये वयस्क हो गया है तो इसके साथ हम अनुबंध कर सकते हैं। धर्मदास ने ऐसा ही किया। उस अवयस्क व्यक्ति से एक स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया, घोषणा करवा ली कि वह वयस्क हो चुका है और बाकी बची राशि भी उसे लोन के तौर पर दे दी। कुछ दिन बाद धर्मदास ने स्वयं ही न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि अनुबंध व्यर्थ घोषित किया जाए, क्योंकि उसे पता था कि वो माइनर है, वो एक अवयस्क व्यक्ति है और अवयस्क व्यक्ति के साथ अनुबंध जो है सही नहीं। इसलिए वो स्वयं ही गया और स्वयं ही न्यायालय में जाकर उसने एक एप्लीकेशन दी कि अनुबंध के तहत जो उसने बंधक रखा है, अपनी संपत्ति को गिरवी रखा है, वो बंधक को निरस्त कर दिया जाए। इसी बीच ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई और इस केस को आगे मोहरी बीवी उसकी पत्नी ने बढ़ाया, तो केस का नाम मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष हो गया। प्रतिवादी ने बचाव में कहा कि पैसे लौटाने तक यह प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाए। न्यायालय ने बंधक निरस्त कर दिया। निर्णय देखिए, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये बंधक जो गिरवी है, ये गिरवी निरस्त की जाती है और गिरवी के जो कागज हैं वो उसे लौटाए जाएं। बंधक निरस्त हो गया। इसी बीच दूसरे पक्षकार ने कहा कि हमने जो पैसे दिए हैं वो पैसे तो वापस दिलवाए जाए, लेकिन कोर्ट ने ये बात भी नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि जो अवयस्क को आपने पैसे दिए हैं वो भी आपको वापस नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है। इसलिए धर्मदास धन लौटाने के लिए भी बाध्य नहीं है। अब इस केस में देखिए कि पैसे भी दे दिए। हमें एक समय ऐसा लगता है कि जो पैसे दिए थे वो तो उसे मिल जाने चाहिए वापस, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। अवयस्क के साथ किया गया कोई भी अनुबंध हमारे लिए सही नहीं होगा, इसलिए पूर्णतः व्यर्थ माना जाता है। कुछ और नियम।
लाभ की स्थिति में अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध प्रवर्तनीय है। ऐसा कोई भी अनुबंध जो आप करते हैं अवयस्क के साथ और उस अनुबंध में केवल अवयस्क को लाभ ही होगा, हानि होने की कोई भी स्थिति नहीं होगी, तो वो अनुबंध सही है, वो अनुबंध प्रवर्तनीय है। कहीं भी किसी भी स्थिति में अवयस्क को हानि नहीं होनी चाहिए, केवल लाभ ही लाभ है, तो यह अनुबंध सही माना जाता है, प्रवर्तनीय होगा। एक और नियम देखिए, पुष्टिकरण संभव नहीं। पुष्टिकरण का एक साधारण अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को बैक डेट से लागू करवाना। जो बीत गई तिथि है उस तिथि से किसी बात को प्रमाणित करना। मान लीजिए कि किसी अवयस्क व्यक्ति ने वयस्कता की स्थिति में आकर ये घोषणा की कि मैं उस समय जो मैंने अनुबंध किया था उस अनुबंध को अब मैं सही मान रहा हूँ। माइनर होते हुए कोई अनुबंध कर लिया, लेकिन जब वो मेजर हो गया उस समय वो ये कहता है कि मैंने जो उस समय अनुबंध किया था जो कि व्यर्थ था, उसको अब मैं सही मानकर उसी को ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। बैक डेट से किसी भी चीज़ को प्रमाणित करना एक अवयस्क के साथ पे संभव नहीं होगा। एक और चीज़ है, अवरोध का नियम लागू नहीं। अवरोध का नियम वो होता है जहाँ पर आप किसी व्यक्ति को कोर्ट में जाने से रोक देते हैं कि वो सही होते हुए भी अपनी स्थिति को कोर्ट में जाकर सिद्ध करने की स्थिति में नहीं रहता। कुछ बाधाएं लागू हो जाती हैं कानूनी रूप से, जिसके कारण वो सही होते हुए भी कोर्ट में अपनी स्थिति को साबित नहीं कर पाता है। इसी को हम कहते हैं अवरोध का नियम। लेकिन अवयस्क के साथ यह नियम भी लागू नहीं होता। वो क्योंकि सही है, अवयस्क है, किसी भी समय कोर्ट में जा सकता है और जाकर अपनी अवयस्कता को साबित कर सकता है, इसलिए वहाँ पर अवरोध का नियम लागू नहीं होता। अवयस्क के माता पिता का दायित्व कोई भी दायित्व नहीं है। माता पिता के लिए अवयस्क ने जो भी काम किया है उसके लिए या तो वो स्वयं जिम्मेदार है या सामने वाला पक्षकार जिम्मेदार है। माता पिता का किसी भी तरीके से किसी भी अनुबंध में कोई दायित्व क्रिएट नहीं होता। अवयस्क एजेंट बन सकता है, नियुक्त नहीं कर सकता। एजेंट प्रधान नहीं बन सकता, किसी के एजेंट के तौर पर काम कर सकता है, जिसमें कि अल्टीमेट लायबिलिटी प्रधान की ही होती है। इसके लिए किसी के एजेंट के तौर पर तो एक अवयस्क को कार्य करने का अलाउड है, लेकिन वो प्रधान बन के किसी को अपना एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता। साझेदारी के संबंध में देखिए, अवयस्क केवल लाभों में साझेदार तो बन सकता है। जैसे कि साझेदारी में हम कहते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, असीमित दायित्व होता है, उसमें नुकसान हुआ तो अवयस्क का भी नुकसान होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में हम केवल उसे लाभों में ही साझेदार मानते हैं। अगर हानि हुई तो उसके लिए अवयस्क उत्तरदायी नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं है। एक कंपनी के रूप में, अंशधारी के रूप में देखिए कि अवयस्क अंशधारी अवश्य हो सकता है, लेकिन वो कब माना जाएगा? जब उसने फुली पेड अप कर दिए हों सारे शेयर्स के संपूर्ण राशि उसने जमा करा दी हो, पूर्ण प्रदत्त हो गए हों उसके द्वारा लिए गए अंश, परंतु पूर्ण प्रदत्त होने के बावजूद भी उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में नहीं दिखा जाएगा, वो मेंबर कंपनी का नहीं बन पाएगा, केवल एक अंशधारी बनेगा, और वो भी ऐसी स्थिति में जहां पर उसने शेयर्स जो उसने लिए हैं वो पूर्ण प्रदत्त हो गए हैं, फुली पेड अप है। एक और महत्वपूर्ण नियम जहाँ पर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आ जाता है कई बार 4 नंबर के प्रश्न में, कि अवयस्क के संरक्षक द्वारा अनुबंध। जब वो अवयस्क है, कोर्ट ने एक संरक्षक उसके लिए और उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपॉइंट किया है, तो वो कुछ अनुबंध तो उसे करने ही पड़ेंगे अवयस्क के लिए। तो जब वो अवयस्क के लिए कोई अनुबंध करता है तो हम कहते हैं कि कुछ शर्तों के साथ ही वो अवयस्क के लिए अनुबंध कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हर तरह का अनुबंध वो कर सकता है। अनुबंध करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। जो ऊपर हमने योग्यताएं देखी हैं, तीनों योग्यता होनी चाहिए। वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और किसी राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अपनी शक्तियों के भीतर जो अधिकार उसे दिए हैं उन्हीं अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए वो कोई अनुबंध कर सकता है। अपनी शक्तियों के बाहर जाकर किसी भी तरीके से कोई अनुबंध नहीं कर सकता। जो जो जिम्मेदारियां उसे सौंपी गई हैं उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिस अनुबंध की आवश्यकता है वो अनुबंध कर सकता है।
अवयस्क के हित में होने चाहिए जितने भी अनुबंध वो करता है। अगर वो अपने व्यक्तिगत हित में किसी भी तरह का कोई अनुबंध करता है तो वो अनुबंध सही नहीं होगा और उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। अवयस्क की संपत्ति अथवा अवयस्क उस अनुबंध के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अचल संपत्ति खरीदने का अनुबंध। कोई भी संरक्षक जिसे कोर्ट ने नियुक्त किया है किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने का अनुबंध नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जिनके बेस पर कोई एक संरक्षक, कोई एक गार्जियन जिसे कोर्ट ने नियुक्त किया है, कुछ अनुबंध जो करता है अवयस्क के लिए, उन्हें करने की उसे इजाजत है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं। अवयस्क और दिवालिया अधिनियम। किसी भी अवयस्क पर दिवालिया अधिनियम लागू नहीं होता क्योंकि उसके साथ किया गया हर अनुबंध व्यर्थ होता है, तो दिवालिया अधिनियम में भी उसे किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अवयस्क और विनिमय साध्य अभिलेख अधिनियम। विनिमय साध्य अभिलेख अधिनियम आपने 12वीं कक्षा में पढ़े होंगे। चेक है, ड्राफ्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज तो आजकल बहुत कम काम में आता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, वो लिख सकता है, प्रस्थांकन कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होगी। अंतिम रूप से उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से अवयस्क का नहीं होगा। लेकिन अगर किसी तरह का कोई वो अपराध करता है, दंडनीय अपराध अगर है, तो वो अपराध के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा और जिस तरह से अन्य व्यक्तियों को सजा दी जाती है उसी तरीके से अपराध के लिए उसे सजा मिल सकती है। विवाह का ठहराव नहीं कर सकता है वो, और नौकरी का ठहराव भी नहीं कर सकता है। ये सारे के सारे ऐसे नियम हैं जो एक अवयस्क व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता से संबंधित। दूसरी योग्यता देखिए, स्वस्थ मस्तिष्क। ऐसा व्यक्ति जो अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझ सके। अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय की क्षमता रखता हो। साधारण शब्दों में कि अनुबंध को वो समझता है, अनुबंध से उसके ऊपर असर क्या पड़ेगा ये समझता है। अगर ये स्थिति है तो हम ऐसे हर व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कहते हैं। नीचे इसके दो अलग अलग हिस्से दिखाई दे रहे हैं, अनुबंध को समझने की क्षमता और अनुबंध से हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की क्षमता। यदि मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने मकान को बेचना चाहता है, तो उसे ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि मकान बेचने के बाद उसे मकान खाली करना पड़ेगा, कहीं और रहना पड़ेगा। तो वो जो अनुबंध करने के समय की स्थिति है, उसकी मानसिक स्थिति अगर वो सही है तो हम कहते हैं कि वो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है। और अगर अनुबंध करते समय ये चीज़ें नहीं समझता है तो हम कहते हैं कि वो अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं है और वो अस्वस्थ मस्तिष्क का है। कुछ परिस्थितियां देखिए, ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर सामान्यतः अस्वस्थ किंतु कभी कभी वो स्वस्थ होता है। दूसरी स्थिति देखिए, सामान्यतः स्वस्थ किंतु कभी कभी अस्वस्थ। ये डिग्री का अंतर है इनमें। दोनों कभी किसी समय स्वस्थ होता है एक व्यक्ति और किसी समय अस्वस्थ होता है एक व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादातर अस्वस्थ होता है और कम समय के लिए स्वस्थ रहता है, तो जब वो स्वस्थ रहता है ऐसी स्थिति में अनुबंध करने की योग्यता उसमें होती है, और जिस समय वो अस्वस्थ होता है उस समय अनुबंध करने की क्षमता उसके पास में नहीं होती। तो ये दो कैटेगरीज में हम इन व्यक्तियों को रखते हैं जो स्वस्थ मस्तिष्क के या अस्वस्थता की स्थिति कभी आ जाती है। कुछ शब्द नीचे लिखे हैं, देखिए। सबसे पहला शब्द है पागल। ऐसे व्यक्ति आपने सड़कों पर बहुत देखे होंगे, जिनके फटे कपड़े हैं, मैले कुचैले होते हैं, पत्थर भी मार देते हैं, दौड़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति को कुछ खाने की चीज़ दें आप, तो वो ले लेते हैं। सामने से अगर तेज गति से बस आ रही है तो दुर्घटना से डर के मारे साइड में हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कुछ चीज़ें तो समझते हैं और कुछ चीज़ें नहीं समझते। कुछ स्थिति में वो स्वस्थ है और कुछ स्थिति में अस्वस्थ है। दूसरा देखिए, पैदाइशी मूर्ख। ऐसा व्यक्ति जिसमें जन्मजात ही किसी अनुबंध को समझने की शक्ति नहीं है, अनुबंध से पड़ने वाले हितों पर प्रभाव को भी समझने की क्षमता अगर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम पैदाइशी मूर्ख कहते हैं, जिसके साथ अनुबंध किया ही नहीं जा सकता। जबकि पागल व्यक्ति
जब वो अनुबंध करने की योग्यता रखता है, जब स्वस्थता की स्थिति में होता है, तब अनुबंध उसके साथ किया जा सकता है। शराबी व्यक्ति या घोर शराबी बहुत ज़्यादा शराब के नशे में है, तो जब वो नशे की स्थिति में है, जब वो हमें दिखाई भी दे रहा है कि अस्वस्थ है, कुछ चीज़ें जो हम उससे कह रहे हैं कुछ भी समझ में उसे नहीं आ रही है, तो वो अस्वस्थता की स्थिति में अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखता है। लेकिन जब उसका नशा उतर जाता है और वो सही बात करता है, अनुबंध को समझता है, तो उस समय अनुबंध करने की क्षमता भी उसके पास में होती है। हमने घरों में देखे होंगे कि बहुत से वृद्ध होते हैं जो वृद्धावस्था के कारण से जिनका शरीर जर्जर हो गया, सुनने में दिक्कत आती है, दिखाई देता नहीं है, चला नहीं जाता है, ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों को भी हम अस्वस्थता की कैटेगरी के अंतर्गत ही रखते हैं। एक और स्थिति है जिसे हम सम्मोहन कहते हैं, कि किसी के प्रभाव में इतना ज़्यादा आ जाना कि जैसे वो कहता है वैसे ही करने लग जाएं हम, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति उसके सम्मोहन में है। तो जब वो ऐसे सम्मोहन की स्थिति में होता है, तो अनुबंध करने की योग्यता भी खो देता है। तीसरी कैटेगरी देखिए, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिनको राजनियम ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि आप अनुबंध करने के योग्य नहीं हैं। हालांकि बड़ा अजीब सा अलग सी चीज़ है विदेशी शत्रु। अगर हम विदेशी शत्रु के साथ अनुबंध करते हैं तो उसे लाभ हम प्रदान कर रहे हैं, और उसी लाभ को, क्योंकि कोई भी अनुबंध जो होता है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है, उसको लाभ भी होता है, पारस्परिक लाभ जब उसे होगा तो उसे हम धन दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, और वही धन और शक्ति वो हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। इसलिए जब भी किसी देश को कोई देश विदेशी शत्रु डिक्लेयर कर देता है, तो उसके साथ किए जाने वाले हर अनुबंध को हम इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, और वहाँ से द्वारा किए गए कोई भी अनुबंध को हम योग्य नहीं मानते हैं। विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, राष्ट्रपति, सुल्तान, राजदूत, ये सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उच्च पदों पर आसीन हैं। ये व्यक्तिगत रूप से तो बिल्कुल सही है, योग्यता रखते हैं, लेकिन इनके पास कुछ ऐसे पद विशेष हैं जिनके कारण से हमने इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। और अयोग्य घोषित इसलिए कर दिया है कि इनके साथ इनके देश की, इनके राष्ट्र की सम्मान की छवि भी जुड़ी हुई होती है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति या सुल्तान या राजदूत कहीं बाजार में जाता है और कोई अनुबंध कर लेता है, अनुबंध में किसी तरह से कोई उससे गलती हो गई, कोई भूल हो गई, कोई उससे त्रुटि रह गई, तो सारी की सारी स्थिति उस व्यक्ति के साथ साथ उस राष्ट्र के भी सम्मान के खिलाफ हो जाती है जहाँ का वो राष्ट्रपति है। इसी तरह सुल्तान और राजदूत को भी हम विशेष दर्जा प्राप्त होने के कारण से अयोग्य घोषित व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं। कृत्रिम व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जैसे कंपनी है, बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल पर्सन खुद अपने हस्ताक्षर नहीं करता, उनकी तरफ से कोई और व्यक्ति जैसे मैनेजर है, प्रबंधक है, डायरेक्टर है, वो लोग अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन स्वयं कृत्रिम व्यक्ति अपने आप किसी तरह के हस्ताक्षर नहीं कर सकता, तो अपने आप वो किसी तरह की योग्यता भी नहीं रखता है। विवाहित स्त्रियां, ये एक पुराना क्लॉज है, लेकिन आजकल ऐसी स्थिति नहीं है। पहले ऐसी स्थिति थी कि विवाहित स्त्रियां जो थीं अपने पति की संपत्ति के संबंध में किसी भी तरह का अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखती थी, लेकिन आजकल स्त्री धन के लिए उत्तरदायी है, जो स्त्री धन की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जो उसका अपना है, अपने द्वारा अर्न किया गया है या विवाह के समय उसे स्त्री धन के रूप में प्राप्त हुआ है, उस सभी के संबंध में वो उत्तरदायी होती है। अगर कोई अपराधी है तो अपराधी भी अयोग्य घोषित होते हैं। यदि कोई दिवालिया घोषित हुआ है तो दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत भी कुछ एक विशेष समय के लिए वही बिजनेस उसे दोबारा करने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए दिवालिये को भी हम अयोग्य घोषित होने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स के साथ में सुझाव दीजिए। धन्यवाद।